ये अदम्य साहस भारतीय सैनिकों में आप लोग के सपोर्ट के कारण आता है। ऑपरेशन सिंदूर एक हम बोलेंगे एक एकदम पूरा स्विफ्ट ऑपरेशन था, जिसमें लोगों को पता भी नहीं चला और पाकिस्तानियों का गला कट गया। सभी देशवासियों के एक जोड़ करके ऐसा भारत बनाएं कि सोचे नहीं कि हमारे तरफ कोई बुरी नज़र उठा करके देख सके। कल पूरा भारत 79वां स्वतंत्रता दिवस के जश्न में सराबोर होगा। भारत आज से ठीक 78 साल पहले जिस तरह से भारत को आज़ादी मिली, उस आज़ादी को प्राप्त करने में भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। उसी अदम्य साहस के बदौलत जो है आज हर एक भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और आज हमारी मौजूदगी है एक ऐसे ही कार्यालय में जहां पे कई रिटायर्ड अवकाश प्राप्त जो है सैनिक यहाँ पे काम करते हैं, और ये काम उन लोगों के लिए करते हैं जो कहीं ना कहीं जो है भारत की आज़ादी में या भारत पे जब जब उसकी आज़ादी पे आँच आया है, वैसे लोगों को जिन्होंने भारत की आज़ादी पे आँच नहीं आने दी और अपनी प्राण की आहुति दे दी, उनके परिवारों को एक मैसेज देने के लिए, उनको उनका लाभ देने के लिए, उनके सुख दुख में साथ निभाने के लिए यह कार्यालय संचालित किया जाता है। और यहाँ पे सिर्फ भारतीय सैनिक, थल सेना ही नहीं, वायुसेना ही नहीं, बल्कि नेवी के जो वीर लोग हैं जो रिटायर्ड कर गए हैं, साथ साथ जो है जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में शहीद लोगों के शहीद जो लोग हैं उनके परिजनों को भी आज यह कार्यालय यहाँ से जो है सहायता दे रहा है। हमारे साथ जो है इस कार्यालय में रिटायर्ड अवकाश सेना से अवकाश प्राप्त, सिख रेजिमेंट से अवकाश प्राप्त जो है एसपी गुप्ता जी हैं, जो यहाँ पे इस पदभार को संभाल रहे हैं। और बखूबी हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो है भारतीय सैनिक में इतना अदम्य साहस कहाँ से आता है। जी, हमारे चैनल में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं कर्नल एसपी गुप्ता हूँ। मेरा कमीशनिंग 19 दिसंबर 1987 में हुआ, और वो भी सबसे एलीट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, दैट इज सिख रेजिमेंट. I was commissioned into 19 Battalion, the Sikh Regiment, on 19 December 1987. During tenure, I have served the nation in all the fields, all kind of battlefields, whether it is Leh Ladakh or J&K, that is Jammu and Kashmir, or in the plain area of Punjab or in Rajasthan, everywhere I have served. Being an infantry officer, basically I'm a fighter. So, and in the army we call queen of the battle. The infantry people are also called queen. दर्शक ये जानना चाहेंगे कि मैंने भी आपसे एक सवाल किया कि भारतीय सैनिकों में इतना अदम्य साहस कहाँ से आ पाता है। ये अदम्य साहस भारतीय सैनिकों में आप लोग के सपोर्ट के कारण आता है। देखिए, भारतीय सैनिक भी आप लोग के बीच से ही जाकर के सैनिक बनते हैं। चाहे वो ऑफिसर बनते हैं, चाहे वो जवान रैंक में ज्वाइन करते हैं, वो कहीं बाहर से थोड़ी आते हैं, वो तो हमारे परिवार का हिस्सा है। ठीक है। और ये जो परिवार जो जज्बा दिखाते हैं, उनके पेरेंट्स, माँ बाप, उनके सोसाइटी, उनके फ्रेंड, उनके देशवासी जो इन लोग को मोटिवेट करते हैं, इस कारण से आदम साहस आता है। जब हम लोग कहीं मान लीजिए कि जंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जिस तरीके से आप लोग फूल बरसाते हैं या खड़े हो करके फूड पैकेट्स बांट रहे हो, तालियां बजा रहे हो, कोई राखी बांध रहे हो, यही सब है जो इंडिया का कल्चर है, जो हम लोग एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। ये आप लोग का सपोर्ट है, प्यार है, जो जज्बा आप लोग हम लोगों में भरते हैं, उसी चीज़ को लेकर के हम बैटलफील्ड में जाते हैं। सर, आप लड़ाई के मैदान का जिक्र कर रहे हैं, कई लड़ाइयों को, जो भारत पाक के बीच में जो लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई को भी काफ़ी नज़दीक से देखा होगा। सर, कैसा महसूस कर रहे होंगे उस समय? नहीं, जो भी कोई भी लड़ाई होता है वो देखिए किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन हमारे टेन्योर के टाइम में 1999 में कारगिल वॉर हुआ। तो चूँकि मैं भी एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ, मैं मेरी यूनिट को जो है उस समय वी वर द फर्स्ट वन टू गेट मोबिलाइज टू सिक्योर ले मनाली एक्सेस। उसके बाद फिर
हम लोग अपना वहाँ वो सिक्योर करने के बाद फिर हम लोग को जहाँ पे हम लोग का ऑपरेशनल एरिया होता है वहाँ पे पंजाब में फिर हम लोग गए और वहीं पे फिर डटे रहे। और जिस तरीके से देखिए लड़ाई में सबको वहाँ तक पहुँचने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन जो भी बटालियन होती है हमारे सिख की 8 सिख है, उनके वैलर के बारे में आप लोग जानते ही, ये कोई मतलब चीज़ बताने का चीज़ नहीं है जिस हिसाब से उन्होंने लड़ा। और भी हमारे दूसरी यूनिटों ने जिस हिसाब से लड़ा, वहाँ पे अपना अदम साहस का परिचय दिया और फतेह कर करके टाइगर हिल वगैरह फतेह कर करके फिर इंडियन आर्मी का जो रिकैप्चर्ड लैंड था उसको दोबारा अपने कब्जे में ले करके हम लोग को प्राउड किया। अच्छा सर, एक सवाल हमेशा जहन में आता है कि पाकिस्तान जो है हमेशा जो है भारत पे नापाक अपना मंसूबा रखता है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने हमेशा उसके नापाक मंसूबों पे पानी फेर दिया है। अभी हाल ही में आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जाना होगा। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने चलाया, उसके बारे में सर कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। ऑपरेशन सिंदूर एक हम बोलेंगे एक एकदम पूरा स्विफ्ट ऑपरेशन था जिसमें लोगों को पता भी नहीं चला और पाकिस्तानियों का गला कट गया। मतलब कहने का मतलब हम लोगों ने न्यू टेक्नोलॉजी का और किस तरीके से वॉरफेयर जीता जाता है, जिस हिसाब से हमने टेक्नोलॉजी को, न्यू वेपन सिस्टम को, सब चीज़ को यूज़ किया है, उसमें हम लोगों ने इवन यूनाइटेड स्टेट्स या जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं उनके टेक्नोलॉजी को भी पीछे छोड़ करके जिस हिसाब से हमने लड़ाई लड़ी वहाँ पे और जिस हिसाब से रिज़ल्ट हासिल किया हमने, सबको पीछे छोड़ दिया। विच टॉक्स अ लॉट अबाउट आवर सीनियर लीडर्स, our political support that we got during the battle, and our soldiers basically, and the kind of equipment that we use and things like that. It talks a lot about the planning, execution and the victory on the battlefield. सर, कितना बदलाव देखते हैं पहले की जो सैन्य व्यवस्थाएं थी भारत में और आज 2025 में कितना बदलाव हो चुका है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये कुछ हम अपने दर्शकों को बताएं। देखिए बदलाव जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ है। पहले इंडियन आर्मी को बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वेपन्स वगैरह नहीं होता था जो कि अब मिला है। मैं खुद भी ऐसे चीज़ों का हिस्सा रहा हूँ वेपन टेस्टिंग का, जिसमें कि जैसे पहले हम लोग जब वे बैक इन 93 होते थे, जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशंस वगैरह करते थे, तो AK-47 बेसिकली वो बेसिक वेपन्स होता था। लेकिन आजकल का क्या है कि ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स आ गए हैं जिसका मैंने टेस्टिंग खुद किया हुआ है और फिर टेस्टिंग वगैरह के बाद में एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स ने टेस्ट करके इस वेपन को अभी वाइडली यूज़ हो रहा है JNK में भी, विच गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी। पहले के AK-47 में क्या सिर्फ आप गोली फायर कर रहे हैं, लेकिन अगर ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स वगैरह आ जाने से हम लोग को जो है अपना कम नुकसान किए हुए हम दुश्मनों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे घर से किसी को बाहर निकालना है तो वहाँ पे भी हम लोग स्मोक ग्रेनेड फायर कर देते हैं AGL से, तब वो बाहर आ गए। या कोई हार्ड टारगेट को डिस्ट्रॉय करना, घर को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए ग्रेनेड अलग है इस वेपन में। तो तरह तरह का मतलब हम लोग इस तरह का वेपन यूज़ करके अपने कैजुअल्टी को मिनिमाइज आज के दिन में कर रहे हैं और जो मिलिटेंट्स वगैरह जो आ रहे हैं उनको कैजुअल्टी को ज़्यादा कर रहे हैं। तो वेपन सिस्टम का तो फ़ायदा है। जो लेटेस्ट अभी आपका बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह सब आ गए हैं, लेटेस्ट आपका जो है नाइट विजन डिवाइसेस आ गए हैं, जिससे कारण हम लोग दुश्मन के दूर ही रह करके उनको डिस्ट्रॉय करने में तकनीक काफ़ी विकसित हो गई है। सर, ये तो युद्ध की मैदान की बात हो गई, ग्राउंड की बात हो गई, लेकिन आप लोग जो है सैनिक कल्याण निदेशालय में हमारी मौजूदगी है और ये कार्यालय यहाँ से तो यहाँ से कौन कौन से काम संचालित होते हैं खासकर? देखिए यहाँ पे जो है हम लोग सैनिक कल्याण निदेशालय झारखंड है, हम लोग के अंडर में 5 ऑफिसेस काम कर रहे हैं। एक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय रांची है, फिर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हजारीबाग है, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय चाईबासा है, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय दुमका है, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय गुमला है। मतलब 5 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय है जिनके अंडर में सभी डिस्ट्रिक्ट को बांट दिया गया है और पूरे झारखंड को ये 5 कार्यालय कवर करती है, जिसको कि हम लोग ओवरसी करते हैं। हम लोग हेडक्वार्टर एक तरीके से हो गए। और ये जो कार्यालय है, जितने भी हमारे
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग आते हैं रिटायर्ड हो करके, उनके लिए ये यूनिट की तरह है। जैसे आर्मी में जब वो होते हैं तो वो यूनिट होता है, जितना भी उनका काम होता है यूनिट से होता है। तो उसी तरीके से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भी एक तरीके से उनके लिए यूनिट हो गया, अपना घर हो गया। उनको कोई भी तरह का काम जो भी मतलब कराना होगा तो इन्हीं कार्यालयों के थ्रू होता है। और कामों की बात करें तो हम लोग नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन या पेंशन रिलेटेड हो या कुछ और कोई प्रॉब्लम हो, ज़मीन विवाद हो या कुछ हो, तो वो सब चीज़ तो सॉल्व करते ही हैं। और इसके अलावा हम लोग ढेर सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रांट्स होता है वो देते हैं, फिर हमारे स्टेट गवर्नमेंट का ग्रांट्स होता है वो देते हैं। और हम लोग का भी अपना ग्रांट्स है, जैसे कि किसी तरह तरह के ग्रांट्स है जो हम लोग भी देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कोई भाई शहीद हो गए तो उनको हम इमीडिएटली 2 लाख रुपए का ग्रांट देते हैं। कोई कैंसर से पीड़ित हो गए तो उनको 1 लाख रुपए का ग्रांट देते हैं। किन्हीं की बच्ची का शादी है तो उसके लिए 50,000 का ग्रांट देते हैं। कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है उनके लिए हम लोग पेंशन देते हैं। कोई ऑर्फन चाइल्ड है उनके लिए हम लोग ग्रांट्स देते हैं। कोई मोबिलिटी इक्विपमेंट वगैरह देते हैं, किसी जवान का पैर कट गया लड़ाई के दौरान माइंस वगैरह से या अदरवाइज, तो उनके लिए मोबिलिटी इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। तरह तरह के चीज़ें, मतलब हम लोग के पास अगर हम लोग के नॉलेज में आए कि हाँ इस जवान को या चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी का भी हो या तो उसको किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का जो प्रॉब्लम है उसका सारा चीज़ का सॉल्यूशन हम लोग के ऑफिस से होता है। उनको मतलब कहीं और देखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा चीज़ है जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और कोशिश ये होती है कि हमारे जो और इसके अलावा भी उनके रीएम्प्लॉयमेंट, देखिए हम लोग के सैनिक लोग जो हैं बहुत कम एज में 35-36 साल में जो है मिनिमम एज में रिटायर होकर के आ जाते हैं। तो उनका एम्प्लॉयमेंट देखना भी हमारा काम है, जो कि हम लोग कोशिश करते हैं गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट से मिल करके उनके लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढें और उनको एम्प्लॉयमेंट दें। उनको उनका जो सेकंड काम करने का जो सेकंड ऑफिस हो वो मिले, उनका अच्छे तरीके से काम कर सके, ताकि चूँकि ये एज होता है जबकि उनके ऊपर लायबिलिटी है तो उनको काम करना ही पड़ेगा। दो उनको पेंशन मिल रहा है लेकिन जब तक ये काम नहीं करेंगे तो कंफर्टेबली लिव करना उनके लिए दिक्कत होगा। तो ये पूरा ऑफिस जो है मतलब सारा चीज़ उनके लिए करती है। और नॉट ओनली दैट, जैसे हमारे जो है अभी हमारे 8 वर्ल्ड वॉर II विडोज़ भी अभी हमारे पास है, तो उनको भी हम लोग 15,000 रुपया पर मंथ करके सभी को पेंशन दे। बहुत बड़ी खुशी होती है उनको मिलने में या उस तरीके से कर लें। बहुत एजेड महिलाएं सब हैं, वर्ल्ड वॉर II वेटरन्स तो बचे नहीं, तो उनकी पत्नियां हैं, उनको हम लोग भी ग्रांट्स वगैरह देते हैं। जो जज्बा युद्ध के मैदान में दिखता है सैनिकों का, वो जज्बा अब जमीन पे भी सिविलियन के तौर पे भी आप लोग निभा रहे हैं। कल जो है पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। अपने देशवासियों को क्या संदेश देंगे सर? अपने देशवासियों को संदेश हम देना यही चाहेंगे कि हमारे देशवासियों, हम लोग सब एक परिवार की तरह, पूरा देश एक परिवार की तरह मिल करके रहें। और कोई आपसी मतभेद भी हो तो उस चीज़ को बड़े प्यार से ख़त्म करें, है ना। और बिल्कुल अपना दिमाग खुला रखें और सभी देशवासियों के एक जोड़ करके ऐसा भारत बनाएं कि सोचे नहीं कि हमारे तरफ कोई बुरी नज़र उठा करके देख सके। अब बिल्कुल देखिए, ये अवकाश प्राप्त रिटायर्ड कर्नल जो हैं SP गुप्ता थे, जिन्होंने 79वां स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले जो है न्यूज़ अलर्ट इंडिया से बातचीत में कई ऐसी बातों को रखा जो सेना युद्ध के मैदान में जो भूमिका अदा कर रही थी, आज वही सेना इनके अवकाश प्राप्त करने के बाद भी या जो सैनिक रिटायर्ड कर जाते हैं उनकी भी सेवा में लगातार तत्पर है। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।